नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है पल्लवी पुंडीर जी के द्वारा लिखी कहानी कल शाम। सिया, इस स्नेह मृदुल आलिंगन सिर्फ तुम्हारे लिए। यादें ये भी अजीबो गरीब होती हैं। ये चाहे अनचाहे हमारे विचारों में आकर हमें झकझोर देती हैं। ये आंखों में आंसुओं के रूप में बहती हैं, होठों पर मुस्कान की तरह खिलती हैं। जिसको हमने जिया वही स्मृति का रूप कैसे ले लेता है सिया। मम्मी की किट्टी पार्टी में गहनों, टीवी सीरियलों पर चर्चा करने वाली आंटियों में यह काव्य पर चर्चा करने वाली कौन सी आंटी आ गई थी। यह देखने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पाया। जब भी मम्मी की ऐसी पार्टियां होती, बहुधा मैं घर से बाहर ही होता अथवा कमरे में। अरे सागर बेटा, तुम कॉलेज से कब आ गए? आज मेरे कमरे में कैसे? मम्मी के व्यंग पर ध्यान न देते हुए मैंने एक सरसरी नजर सब पर डाली। सभी जाने पहचाने से चेहरे थे। इनमें से वो कौन थी? चल सागर, इधर आ, मेरी छोटी बहन से मिल, पम्मी आंटी ने लगभग मुझे खींचते हुए कहा। अपने जुड़े हुए हाथ मैंने उस तरफ घुमा दिए जिस तरफ आंटी ने इशारा किया था, पर वहां कोई आंटी तो नहीं। हेलो सागर, कहते हुए तुमने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया था। उस आकस्मिक परिचय से मैं सकपका गया था। जी जी, हेलो सिया, यह मेरा बेटा सागर आईआईटी में पढ़ता है, यही दिल्ली में। पम्मी इससे पहले कुछ कहती, मैंने उन्हें इशारे से चुप करा दिया। और आप कहाँ पढ़ती हैं सिया? मेरे उस प्रश्न पर पूरा कमरा ठहाकों से भर गया। सागर, मैं पढ़ती नहीं, पढ़ाती हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर हूँ, तुमने सरल मुस्कान के साथ कहा था। सागू बेटा, 27 साल की है ये। मम्मी का इस तरह तुम्हारी उम्र का ढिंढोरा पीटना मुझे बहुत अजीब सा लगा था, इसलिए बाद में मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी। तुमने कितनी शालीनता से बात बदल दी थी। अरे कोई बात नहीं सागर, मुझे उनकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। तुम कभी मेरे घर आना, खूब सारी बातें करेंगे। अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बाद में मम्मी से पता चला था कि अपनी बहन का घर होते हुए भी तुमने अलग रहना पसंद किया था। पता नहीं कैसी लड़की है, अपनी बहन के घर में नहीं रही, अलग फ्लैट लिया है। बड़ी घमंडी लगी मुझे तो। तभी तो अपने पति से नहीं निभी, 4 महीने में ही तलाक हो गया। क्या वो शादीशुदा है? मैं चौंक गया था। शादीशुदा नहीं, तलाकशुदा, मम्मी की आवाज में तलखी थी। उसके 2 महीने बाद जब मैं कॉलेज से लौट रहा था तो तुम्हें रोड के किनारे खड़े देखा था। दूर से ही तुम्हें पहचान गया था। सिया, आप यहाँ? हाय सागर, मेरी एक मित्र यहाँ रहती है, उन्हीं से मिलने आई थी। ओह अच्छा, आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं रिक्शा कर लूंगी। आज वो मेरी स्कूटी खराब हो गई है, वरना तो। कहीं रिक्शा दिख भी रहा है? चलिए, आज आपकी स्कूटी खराब है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस दिन के बाद हम मिलने लगे। मुझे तुम्हारा और तुम्हारे मेरे साथ मिलना अच्छा लगने लगा था। आपसे तुम तक का सफर तो मैंने तय कर लिया था, परंतु मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने अपने दिल की बात तुमसे कही थी। उस दिन मैं बहुत खुश था। मेरा चयन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छे पद पर हो गया था। जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। मम्मी पापा ठीक हैं, दीदी को बता दूंगी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ नवीन। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे हृदय पर बहुत तेज मुक्का मारा हो। नवीन तुम्हारे पूर्व पति का नाम था। नवीन, मैं सिर्फ इतना ही कह पाया था। सागर, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं वास्तविक रूप से आजाद हूँ। पन्नों पर तो कब की अलग हो चुकी थी, पर अब मानसिक रूप से भी हो गई हूँ। मतलब? सागर, नवीन हमारी शादी से पहले पारुल से प्यार करता था, परंतु अपने घर वालों के दबाव में मुझसे शादी कर ली थी। जब उसने मुझे बताया, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। लगा कितना कमजोर है ये पुरुष, परंतु वह पुरुष था सिया, वो कह सकता था। नहीं सागर, कोई इसलिए मजबूत नहीं हो सकता क्योंकि वो पुरुष है। कोई अपनी कायरता से भरे निर्णय को अपनी मजबूरी के पीछे नहीं छिपा सकता। पुरुष भी कमजोर हो सकता है और स्त्री भी। ठीक वैसे ही कोई स्त्री या पुरुष मजबूत भी हो सकते हैं। देखता रह गया था मैं तुम्हें। इस तरह तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। तभी तो तुम सबसे भिन्न थी। यही सब सोचकर मैंने नवीन को माफ कर दिया। एक पल भी मैं उसके घर नहीं रुकी। आज नवीन का फोन आया था, वो पारुल से शादी कर रहा है। उसके घर वाले मान गए हैं। सिया, मैं तुम्हारे करीब आ गया था। मेरे मुंह से अपना नाम इतने करीब से सुनकर तुमने आंखें बंद कर ली थीं, परंतु मेरी मुग्ध दृष्टि में अब ना भय था ना संकोच। कुछ दिनों पहले एक स्त्री की मोहक पेंटिंग देखकर मैं मुग्ध रह गया था।
क्या कभी ऐसी पेंटिंग बना पाऊंगा मैं? परंतु देखो, विधाता ने उससे अधिक मोहक सुंदर मूर्ति मुझे दे दी। यह कहकर मैंने तुम्हें आलिंगनबद्ध कर लिया। पता नहीं कितने पल हम वैसे ही रहे। फिर तुम्हारे भीगे शब्द मेरे कानों में अमृत की तरह पड़ रहे थे। ये सब क्या है? आकर्षण या प्रेम? ये प्रेम है सिया, इतना ही कह पाया था मैं। उसके बाद हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। नौकरी की वजह से मुझे पूना जाना पड़ा था, परंतु दूरियां स्थान की थी, दिलों की नहीं। इस अलगाव ने मुझे तुम्हारे और करीब ला दिया था। तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने खुद ही निर्णय ले लिया। मैं अपने घर वालों से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। मैंने अपने घर वालों से हमारे रिश्ते की बात कर ली और जैसा सोचा था, घर में काफी हंगामा हुआ। अभी तेरी उम्र ही क्या है? शादी की क्या जल्दी है? सिर्फ 23 साल का है तू, और वो 30 साल की। पागल हो गया है क्या? मम्मी ने कहा था। मम्मी 29 साल की है सिया, और आप शायद भूल गई हैं मैं 24 का हूँ। और वैसे भी, हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। काफी समझदार हो गए हो तुम। शादी पर किताब लिख सकते हो, परंतु हमें क्या उससे मिलने की अनुमति है? या वो भी नहीं? पापा ने कहा। आपको पता है वो तलाकशुदा है, आप भी। बाकी की बातें उससे मिलने के बाद पापा ने मम्मी की बात बीच में ही काटकर अपना निर्णय सुना दिया। और फिर मैंने तुम्हें बताया था। सागर, तुम्हें एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। पूछना किस लिए? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम की मंजिल विवाह ही होती है। सागर, प्रेम की कोई मंजिल नहीं होती। प्रेम एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसे दो लोगों को एक साथ तय करना होता है। मंजिल मिल जाने के बाद तो सफर समाप्त हो जाता है। तुम्हारे अनुसार तो शादी प्रेम रूपी सफर का अंत है। तो फिर क्या है शादी? शादी प्रेम रूपी सफर का वो पड़ाव है जहां हम कुछ पल बिताने के लिए ठहरते हैं, जब हमें लगता है कि यह वही साथी है जिसके साथ हमें यह सफर आगे तय करते हुए समाप्त करना भी है यहीं पे। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती सिया? मैं तुमसे अवश्य प्रेम करती हूँ सागर, परंतु मुझे ये नहीं पता है कि क्या तुम वही हो जिसके साथ मुझे वो पड़ाव लेना है। प्लीज सिया, मैं तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करना जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आज शाम मेरे घर वाले आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे मम्मी पापा से मेरे पापा ने बात कर ली है और वो भी खुश हैं। तुम्हारे चेहरे के बदलते भावों को दरकिनार करता हुआ मैं अपनी राह में बोला जा रहा था। मेरे घर वालों को तुम काफी पसंद आई थी, परंतु तुम्हारी सारी खूबियों में उन्हें जो खूबी पसंद आई थी वो थी तुम्हारी सरकारी नौकरी। फिर भी उम्र का अंतर उन्हें असमंजस में डाले हुए था। 2 दिन बाद मैं तुमसे मिलने आया था। तुमने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया था। आ गए सागर? क्या कहा तुम्हारे घर वालों ने? उन्हें तुम पसंद हो, उन्हें तुम पसंद हो, परंतु वह तुम्हारी उम्र। चिंता ना करो, वे मान जाएंगे। सागर, छोड़ो ये शादी वादी, हम बिना शादी के भी तो रह सकते हैं। क्या कह रही हो सिया? बिल्कुल नहीं। तो हम बालिग हैं, विवाह स्वयं कर लेते हैं। सिया, मैं यहाँ उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बात बिगाड़ने पर आमादा हो। वैसे भी जिस विवाह में बड़ों का आशीर्वाद ना हो वो विवाह कभी सफल नहीं होता। कितने जोर से हंस पड़ी थी तुम, जैसे मैंने कोई बहुत हास्यप्रद बात कह दी हो। ऐसा होता है सागर? तो कभी अरेंज मैरिज में तलाक क्यों नहीं होता? खैर छोड़ो, जो बात कहने को बुलाया था तो वो कह दूं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। परंतु सिया, मेरे घर वालों को तुम पसंद हो। पसंद? मैं पसंद या मेरी नौकरी पसंद? मतलब तुम पसंद हो सिया, परंतु मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई लड़की ऐसा भी सोच सकती है। लड़कियां तो अपने होने वाले पति और उसके घर वालों की पसंद के अनुसार अपना पूरा व्यक्तित्व बदल देती हैं। क्यों? क्यों सिया? चीख पड़ा था मैं। क्यों? क्योंकि मैं कोई दुकान पर रखी हुई वस्तु नहीं हूँ जिसके सामने बैठकर आप उसके गुणों और अवगुणों की समीक्षा करते हैं। मेरे सामने बैठे थे वे लोग और मेरे ही बारे में बोले जा रहे थे। तुम्हारे घर वाले मुझे जीवित तो समझते हैं ना? आपस में चर्चा करना गलत कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या गलत किया उन्होंने? बस इतना ही तो पूछा था तुम्हारी मम्मी ने। सिया, तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाया था और फिर साफ शब्दों में मतलब भी बताया था। मेरा कौमार्य भंग तो नहीं हुआ? बनाया तो क्या हुआ? और उसके अलावा किसी और के साथ बनाया तो क्या?
क्या इससे मेरे चरित्र पर दाग लग गया? मैं चरित्रहीन हो गई? तुम्हारी मम्मी को मैं तुम्हारी आंटी लगती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछना चाहा कि आखिर ऐसा क्या किया जो उनका संस्कारी बेटा इस आंटी के चक्कर में पड़ गया। मम्मी थोड़े गुस्से में थी, परंतु रियली, और उन्हें कैसे लगा कि मैं उनका गुस्सा सहने को तैयार हूँ? क्या हक है उनका मुझ पर अभी? जानती कितना है वो मुझको? मुझे नहीं लगता कि अभी मेरा उनसे मजाक अथवा गुस्से दिखाने जैसा कोई संबंध है, अथवा हर अजनबी के साथ उनका यही व्यवहार होता है। वे तुमसे बड़ी हैं, अपनों से बड़ों की इज्जत करना चाहिए। तुम्हें आता है ये कि नहीं आता? और जहाँ तक व्यवहार की बात है, हर अजनबी से उनका बेटा शादी नहीं करना चाहता। शादी करना चाहता है तो उन्हें हक मिल गया उसके आत्मसम्मान के टुकड़े करने का। मेरी नज़र में लोग उम्र से नहीं, अपने काम से बड़े होते हैं। मेरी नज़र में ऐसे मनुष्यों की कोई इज्जत नहीं है जो दूसरे मनुष्य की इज्जत नहीं करना जानते। सिया, तुम जानती हो किसके बारे में बात कर रही हो? हाँ, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी 15 साल बड़े लड़के से कर देते हैं, परंतु जब बेटे की बात आती है तो उम्र का यह फर्क सामने आता है, भले ही लड़की कितनी ही गुणवान क्यों न हो। सिया, हमें समाज में विधान को सिर झुकाकर स्वीकार करना ही होगा। पता नहीं, परंतु जब तक जीवित हूँ उन्हीं आदर्शों पर चलूंगी जो मैंने स्वयं के लिए बनाए हैं। तुम्हारे जैसे लोग सदा अकेले रह जाते हैं। अंतिम समय में भी कैसे कह गया था मैं ऐसा? अकेली हो सकती हूँ जरूर, परंतु दावा है कि दुखी नहीं रहूंगी। अपने आसपास नकली दोहरे मापदंड रखने वाले अवसादी मित्रों की भीड़ इकट्ठी करना मैं नहीं चाहती। जाओ सागर, अपनी दुनिया में लौट जाओ। तुम्हारी प्रसन्नता की सदा ही कामना करूंगी। हो सके तो कुछ समय अपनी चित्रकला को जरूर देना। क्या तुमने मुझसे कभी प्रेम नहीं किया? क्या मेरी अप्रसन्नता से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? अवश्य किया है, अभी भी करती हूँ, परंतु तुम्हें प्रसन्न करने का मतलब स्वयं की अप्रसन्नता है, तो वो मुझे अस्वीकार है। अब मुझसे कुछ नहीं कहा गया। गला रुंध आया था मेरा। इतना कच्चा तो मैं कभी नहीं था, लेकिन सामने यह जो नारी खड़ी है उसने मुझे पिघला दिया था। कहना ना होगा कि वह हमारी आखिरी मुलाकात थी। तुम चली गई थी, मैंने चित्रकला को अपना एकांत साथी बना लिया। जो भी समय मिलता चित्र बनाता। तुम्हें खोकर मैंने तुम्हें पाया था अपने चित्रों में। जितना मैं चित्रकला को अपनाता गया उतना ही तुम्हारी बातों के मर्म को समझता गया। सबको लगता था मेरी तुम्हारे प्रति आसक्ति समय के साथ समाप्त हो जाएगी, परंतु 3 साल बीत जाने के बाद भी तुम्हारे प्रति मेरी आसक्ति में कोई कमी नहीं आई और न ही मेरे प्रेम में। पिछले 2 साल से मैंने कुछ चित्र बनाए हैं, उसमें से एक चित्र को सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार भी मिला। सभी चित्रों को मैंने नाम स्वयं दिया है, परंतु यह एक चित्र है जिसके नामकरण का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें देता हूँ। 25 तारीख को मेरे चित्रों की प्रदर्शनी लग रही है। तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा वह चित्र पूरा हो जाएगा। परंतु अगर तुम नहीं आओगी तो भी कोई बात नहीं, अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा, परंतु चित्र अधूरा रह जाएगा। ये दुख अवश्य होगा। उस चित्र की छवि भेज रहा हूँ। मेरा फोन नंबर आज भी वही है, तुम्हारे इंतजार में। पत्र पढ़ने के बाद सिया ने उस चित्र को देखा। चित्र में एक स्त्री थी, उसके केश खुले हुए थे, दोनों हाथ फैले हुए थे। उस चित्र में आसमान के सितारे धरती पर चमक रहे थे, कुछ उसके केशों में गुथ गए थे। पेड़ पौधे धरती से निकलकर आसमान की तरफ जा रहे थे। सब कुछ उन दोनों हाथों के दायरे में था। अश्रुधारा बहने लगी थी सिया की आंखों से। उसके हाथ स्वतः फोन की तरफ चले गए थे। हेलो, मैं सिया। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। अब चित्र पूर्ण हो गया। कब आ रही हो? कल शाम।